पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र कभी अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाया। सत्ता की असली चाबी हमेशा रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में थी। 1958 से लेकर 1971 तक 3 तख्ता पलट और जनरलों की राजनीति ने यह तय कर दिया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कब हटेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन। आप देख रहे हैं कड़क का इंटरनेशनल एक्सप्लेनर एडिशन। और आज इस कुर्सी के साथ पाकिस्तानी सेना के 4 बुनियादी मकसद हैं। हर हाल में देश की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना है, बेहिसाब पैसा, जमीन और प्रॉपर्टी जमा करना, भारत को सबसे बड़ा खतरा बताकर अपने बजट और दखल को जायज ठहराना और पूरे पाकिस्तान पर पंजाबी और मुस्लिम वर्चस्व को बनाए रखना। यही वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां सरकारें जनता नहीं बल्कि रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में तय होती है। पीएम वही बनता है जिसके सिर पर आर्मी चीफ का हाथ होता है और जिस पर नहीं उसकी राजनीति का अंत वहीं तय माना जाता है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले नेता नहीं थे जिन्हें सेना ने सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन वो शायद पहले थे जिन्होंने ये भ्रम पाल लिया कि सत्ता में आने के बाद वो सेना के बराबर खड़े हो सकते हैं। 2018 का चुनाव इमरान की लोकप्रियता से ज्यादा चुनावी इंजीनियरिंग का नतीजा था। सेना को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोकप्रिय हो, पश्चिम में स्वीकार्य हो और नवाज शरीफ की तरह जिद्दी ना हो। इमरान इस फ्रेम में फिट बैठते थे। सत्ता के बदले सौदा साफ था कि सेना की लाइन पर चलो और प्रधानमंत्री बने रहो। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में जितनी बार भी सत्ता बदली है उसके पीछे चुनाव से ज़्यादा सेना का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। कभी सीधे तख्ता पलट के जरिए, कभी अदालतों के जरिए, तो कभी राजनीतिक इंजीनियरिंग यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से। 1956 से 1958 के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। उस समय आर्मी चीफ जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा के साथ मिलीभगत करते हुए 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लागू कर दिया और 27 अक्टूबर 1958 को खुद राष्ट्रपति बन गए। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत कर लिया। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में उनकी ऑटोक्रेसी की मांग उठने लगी, जिससे उन्होंने विरोधियों और आवामी लीग के नेताओं जैसे शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। अयूब के खिलाफ फिरोज ने जुल्फिकार अली भुट्टो का उदय किया। भुट्टो ने जनता की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अयूब खान के शासन के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। मार्च 1969 में अयूब ने रावलपिंडी में प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और 25 मार्च 1969 को उन्हें सत्ता में जनरल याहिया खान को सौंप दिया गया। याहिया खान ने मार्शल लॉ लागू किया था और सत्ता को धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर ले जाने का दावा किया। 1970 के आम चुनावों में आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ता के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। असफल समझौते और राजनीतिक टकराव ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी और सिविल वॉर की स्थिति को जन्म दे दिया। 26 मार्च 1971 को ढाका में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की घोषणा हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर दमन करना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक किया और 20 दिसंबर 1971 को याहिया खान ने सत्ता छोड़ दी। बांग्लादेश अस्तित्व में आया और शेख मुजीबुर रहमान बने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री। यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की अगली दास्तान। भुट्टो का उदय, सैन्य हस्तक्षेप और जिया की लंबी तानाशाही। हम बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान केस के दूसरे फेज की, जहां पर बात हो रही है भुट्टो, जिया और सैन्य तानाशाही की, जो साल था 1971 से 1999। भुट्टो को लगा कि वे सेना के नियंत्रण से इंडिपेंडेंस ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में किसी भी नेता के लिए यह हमेशा से एक जाल बन जाता है। 1971 के बाद की कहानी ये बताती है। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेता बन गए। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए। सैनिक अधिकारियों को हटा दिया, नया संविधान लागू कर दिया, विदेशी नीतियों में संतुलन बनाए रखा, लेकिन विपक्ष और सेना ने उनकी राह में बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर दी। 1977 में विपक्षी दलों के प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव के बीच सेना ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत भुट्टो को सत्ता से टाटा बाय कर दिया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लागू किया और भुट्टो को 4 अप्रैल 1989 को फांसी दे दी। जिया ने पाकिस्तान को धार्मिक और सैन्य नियंत्रण वाली दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने शरीयत दिशा में मोड़ा।
उन्होंने शरीयत से रिलेटेड आधारित कानून लागू कर दिए। अफगान जिहाद में अमेरिका और सऊदी अरब के सहयोग से पाकिस्तान को एक वैश्विक जिहाद का केंद्र बना दिया गया और देश में हथियारबंद संगठनों का विस्तार हो गया। 1985 के बाद जिया ने औपचारिक रूप से मार्शल लॉ हटाया, लेकिन असली सत्ता में अपने हाथ में रखी। उन्होंने 1973 के संविधान में 8वां संशोधन जोड़ा, जिससे राष्ट्रपति को पार्लियामेंट को भंग करने की और प्रधानमंत्री को हटाने की पावर मिल गई। नवाज शरीफ और मुशर्रफ 1988 में जिया की मौत के बाद लोकतंत्र वापस लौटा, लेकिन सेना का प्रभाव अभी भी पाकिस्तान में मजबूत था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं पाई। 1999 में नवाज और मुशर्रफ के टकराव ने पाकिस्तान में सेना के लगातार हस्तक्षेप को फिर साबित कर दिया। मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 15 अक्टूबर 1999 को इमरजेंसी घोषित कर दी गई और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। और इसी परंपरा की सबसे ताज़ा कहानी है इमरान खान का उदय और उनका पतन। तो इस कहानी के तीसरे फेज में हम बात कर रहे हैं इमरान खान और उनके आधुनिक पाकिस्तान यानी मॉडर्न पाकिस्तान के कंसेप्ट की। क्या कोई भी नागरिक नेता पाकिस्तान में सेना के बिना टिक सकता है? इमरान खान की कहानी इसका सबसे सटीक जवाब है, जो साफ उत्तर देती है। 2018 में इमरान खान को सेना का समर्थन मिला, वो लोकप्रिय हुए, उनको वेस्ट में स्वीकार किया गया और नवाज शरीफ जैसे जिद्दी नेता वो नहीं थे। सेना की शर्त थी कि उनकी लाइन पर चलो और सत्ता में बने रहो, लेकिन सत्ता मिलने के बाद इमरान ने महसूस किया कि वो सेना के बराबर खड़े हो सकते हैं। DGISI की नियुक्ति की गई, आर्मी चीफ के उत्तराधिकारी के चयन में टकराव हुए और ये सारी स्थितियां उनको अस्वीकार्य तरीके से डाल दिया गया। भाजपा के कार्यकाल के खत्म होने के बाद इमरान ने आसिम मुनीर को हटवाया, जो सेना का पसंदीदा उम्मीदवार था। इसके परिणाम स्वरूप इमरान को सत्ता से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ बने प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर बना चीफ ऑफ आर्मी। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी नागरिक नेता सेना के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। सेना की भूमिका आज ये है कि भारत को सबसे बड़ा खतरा बताकर बजट और सत्ता का आनंद लिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, ग्रुप हैं, जैसे व्यापार और रियल एस्टेट में आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर में अदालतों और राजनीतिक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान का उदय और पतन इस पूरे इतिहास का सबसे ताज़ा उदाहरण है, जहां चुनावों की बजाय सेना का हस्तक्षेप ज़्यादा मैटर करता है। 1958 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा वर्दी की छाया में रहा। चाहे वो भुट्टो का पतन हो, मुशर्रफ का तख्ता पलट हो या इमरान का निष्कासन, सवाल यही है कि क्या कोई नागरिक नेता कभी सेना के बिना सत्ता में सुरक्षित रह सकता है? इतिहास ने बार बार एक ही उत्तर दिया है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के लिए केवल पड़ोसी ही नहीं बल्कि वैधता का स्रोत है। जैसे ही भारत में बातचीत, व्यापार या नज़दीकी की बात होती है तो आंतरिक संकट, आतंकी घटना सामने आ जाती है। 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट हमला, हर बार संवाद के बीच होती है हिंसा। कारण साफ है, क्योंकि अगर भारत से रिश्ते सुधरे तो सेना के बजट, दखल और राष्ट्र रक्षक छवि पर सवाल उठेंगे। तो पाकिस्तानी सेना दुनिया की उन गिनी चुनी सेनाओं में से है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट बेचती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। ये सब एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त जनरल हो, उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, विदेशों में इन्वेस्टमेंट है, एक बेहतर भविष्य है। एक गरीब देश की इतनी अमीर सेना, यही पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंटरनल विरोधाभास है। पाकिस्तान में असली सवाल ये नहीं कि चुनाव कब होंगे, बल्कि ये है कि सेना क्या चाहती है। 1958 से लेकर आज तक सत्ता परिवर्तन चुनावों से कम और सैन्य हस्तक्षेप से ज़्यादा हुए। कभी तख्ता पलट तो कभी अदालत, कभी राजनीतिक इंजीनियरिंग, लेकिन इमरान खान का उदय और पतन इस सच्चाई का सबसे ताज़ा और स्पष्ट उदाहरण है। तो लड़ाई कुर्सी की है पाकिस्तान में, और ये लड़ाई आर्मी वर्सेस वहाँ के जनता के बीच में है। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे Instagram पेज को और देखते रहिए कड़क।